हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पिरेशन आईएएस। जैसे कि आप लोग वीडियो की टाइटल में देख सकते हैं, हम लोग आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं जो आपके प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। वो है ईरान का जो न्यूक्लियर क्राइसिस है, आप सभी को पता है। वंस अगेन अगर हम लोग ईरान की बात करें तो वो एक ग्लोबल टेंशन के सेंटर में आ चुका है, चाहे वो हम लोग यूरेनियम एनरिचमेंट की बात करें, इंटरनेशनल सैंक्शंस की बात करें, हेडलाइंस हीटेड अप हैं। एंड इसी के बीच में जितने भी हमारे यूपीएससी एज वेल एज एपीएससी के एस्पिरेंट्स होंगे, उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू बनकर आ जाएगा, नॉट ओनली इन जीएस पर्सपेक्टिव बट अगर कोई यूपीएससी में पीएसआईआर यानी कि पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एज एन ऑप्शनल ऑप्ट कर रहा है, तो इसका जो पेपर 2 है वहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस पर बहुत ही इन डेप्थ क्वेश्चंस आते हैं। उसमें ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंस रखेगा। वेदर हम लोग बात करें इंडिया की फॉरेन पॉलिसी या फिर वेस्ट एशिया की जियोपॉलिटिक्स की बात करें या फिर न्यूक्लियर डिप्लोमेसी की बात करें, ये जो स्टोरी है ये मल्टीपल पार्ट्स को टच करेगी सिलेबस की। तो यकीन रखिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस में इसके पहले भी, मतलब मैं ये अभी की बात नहीं कर रही हूँ, इसके पहले भी इस तरीके के क्वेश्चंस आ चुके हैं, ईरान पर क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो बने रहिएगा एंड तक। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली में ये इशू है क्या। तो रीसेंट कंटेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो आप सभी को पता होगा, अगर आप लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, तो ईरान ने रिसेंटली इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ जो उनका कोऑपरेशन था उसको सस्पेंड कर दिया है, which actually led to a renewed global concern over nuclear proliferation। आप सभी को पता होगा कि अलग अलग तरीके के फ्रेमवर्क्स वगैरह हैं, जैसे कि 2015 जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को लेकर के अलग अलग तरीके के फ्रेमवर्क्स बनाए गए हैं ताकि मतलब एक न्यूक्लियर पीस बना रहे, कोई किसी भी तरीके का न्यूक्लियर वॉर ना हो एक्सेट्रा। ठीक है, तो ईरान का अपना कोऑपरेशन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ मतलब विड्रॉ कर लेना, सस्पेंड कर लेना, अपने आप में एक कहीं ना कहीं न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को लेकर के थोड़ा सा मतलब एक सेंसिटिव एरिया की तरह हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ इस स्टेप की वजह से जितने भी हमारे वेस्टर्न पावर्स है, जैसे कि यूएस ले लीजिए, आप सभी को पता होगा हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच में जहाँ पे मसला चल रहा था, वहाँ पे यूएस ने ईरान पर हमला कर दिया था। उनके कुछ न्यूक्लियर साइट्स में, न्यूक्लियर लोकेशंस में उन्होंने हमला किया था। इस पर हमने एक वीडियो भी बनाई हुई है, आप लोग चाहो तो देख सकते हैं। वहाँ पे हमने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन करा हुआ है कि क्या है और क्या नहीं है। रेप्लिकेशन में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को भी ब्लॉक करने का मतलब एक वो कर दिया था, परमिशन दे दिया था। तो ये कुछ रीसेंट सिनेरियो है। तो देखते हैं कि इससे इंडिया को क्या हो सकता है, क्यों ये इतना टेंशन की बात है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगर थोड़े से बैकग्राउंड की बात मैं करूं ईरान और आईएईए के रिलेशन के ऊपर, तो सबसे पहले तो आईएईए एक यूएन बॉडी है जो कि 1957 में एस्टैब्लिश हुआ था, और इसका जो एम था वो था टू प्रमोट पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। आप सभी को पता है न्यूक्लियर एनर्जी काफ़ी सारी चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है। इसका एक डेंजरस यूज़ भी है, जो कि आपका मतलब एक डेटेरेंट की तरह यूज़ हो सकता है। न्यूक्लियर वेपन्स को एक स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेसी में भी यूज़ किया जाता है, कुछ मतलब कुछ धमकाने वगैरह के लिए। ये एक पर्टिकुलर डिप्लोमेसी के अंडर में आता है। जो पीएसआईआर के बच्चे होंगे उनको शायद ये डिप्लोमेसी पता होगी। आप लोग कमेंट डाउन करें कि ये कौन सी डिप्लोमेसी की मैं बात कर रही हूँ जहाँ पे हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स की बात करते हैं। हर एक डिप्लोमेसी की ये में ये नहीं होता है, अलग अलग तरीके के डिप्लोमेसी होते हैं। जैसे कि इंडिया अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को लेकर के इंडिया काफ़ी ज़्यादा मतलब चर्चे में है इस चीज़ को लेकर के। तो ठीक उसी तरीके से एक न्यूक्लियर वेपन्स के से रिलेटेड भी एक डिप्लोमेसी है। आप लोग कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए कि मैं कौन से डिप्लोमेसी की बात कर रही हूँ। ठीक है,
तो आईएए का जो मेन एम था वो सबसे पहला ये था कि न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल यूज़ हो, मतलब अपार्ट फ्रॉम एनी वॉर या फिर किसी के ऊपर अटैक करने के बजाय आप उसका पीसफुल यूज़ करें और किसी भी तरीके का मिलिट्री पर्पस इसका ना हो। नेक्स्ट, अगर मैं नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में बात करूँ तो इसका ईरान भी सिग्नेटरी रहा है। जैसे कि मैंने फिलहाल कहा कि अलग अलग तरीके के मतलब नॉन प्रोलिफरेशन फ्रेमवर्क्स वगैरह बनाए गए हैं ताकि न्यूक्लियर वेपन्स का डेवलपमेंट ना हो। उसमें से एक है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसका ईरान खुद एक सिग्नेटरी है और इसके अंडर में कुछ मतलब ऑब्लिगेशंस है आईएए के सेफगार्ड्स वगैरह ईरान को भी फॉलो करने पड़ते हैं। इसके बाद आता है 2015 में जेसीपीओए, ठीक है, जिसका अभी मैंने फुल फॉर्म बताया था, द जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है, 2015 में ये साइन हुआ था ईरान और P5+1 मेंबर्स के बारे में। P5 का मतलब होता है हमारे यूएनएससी के जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, यानी कि यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना, और +1 मतलब इन P5 मेंबर्स के अलावा एक कंट्री और थी, जर्मनी। इनके बीच में और ईरान के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। बेसिकली इसके अंडर में क्या किया था, ईरान की जो न्यूक्लियर एक्टिविटी है उसको थोड़ा सा लिमिट कर दिया गया था, जिसके एक्सचेंज में मतलब ईरान को सैंक्शन से रिलीफ प्रोवाइड कर दिया गया था। कुछ साल पहले की ही न्यूज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर के ईरान काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। बहुत सारे देश बोल रहे थे कि वो अपना खुद का न्यूक्लियर वेपन यूज़ करने मतलब डेवलप करने की आड़ में है, बट ईरान बोला था नहीं, हम लोग इससे एनर्जी डेवलप कर रहे हैं, ये है वो है एंड ऑल दैट। ठीक है, तो इस एग्रीमेंट के तहत 2015 में ये एग्रीमेंट बनाया गया था, जिसके अंडर में ईरान के ऊपर ये ऑब्लिगेशन बना दिया गया था कि आप किसी भी तरीके का न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। ठीक है, और अगर आप कुछ भी न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड कोई भी डेवलपमेंट करें, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए। आप उसे एनर्जी डेवलप करें या जो भी करें, उसमें आपके ऊपर कुछ नहीं है, बदले में आपके ऊपर हम लोग सैंक्शंस नहीं लगाएंगे। ठीक है, आईएईए इसका एक मॉनिटरी एजेंसी था जो इसको मॉनिटर करता था। ठीक है, 2018 में अगर आप लोगों को याद होगा तो यूएस इस एग्रीमेंट से उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, एंड जिसके चलते ईरान पर बहुत सारे सैंक्शंस उन्होंने लगा दिए थे। एंड इन्हीं सैंक्शंस के चलते आप सबको याद होगा 2022 या 23 के करीब मतलब इंडिया को भी ईरान के साथ हमारा जो भी ऑयल रिलेटेड जो मतलब हमारे उनके साथ डीलिंग्स वगैरह होते थे, इंडिया ईरान से ऑयल जो लेता था उसको भी हमें बंद करना पड़ा था। इसके चलते इंडिया को एक्चुअली प्रॉब्लम्स वगैरह हुई थी, बट क्योंकि ये ग्लोबल डिप्लोमेसी है, ग्लोबल अफेयर्स है, तो इस इंडिया भी इसमें कुछ कर नहीं सकता था। ठीक है, तो ये कुछ बैकग्राउंड था ईरान और आईएईए के रिलेशंस के बीच में। थोड़ा सा आगे देखते हैं कि 2025 यानी कि फिलहाल इस लिहाजे में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि आईएए के साथ जो भी कोऑपरेशन था ईरान ने वो सस्पेंड कर दिया है, ये तो खैर हेडलाइन था। उसके तहत क्या हुआ, आईएईए का जो मॉनिटरिंग जो मतलब एक अथॉरिटी था, हमने अभी देखा कि जेसीपीओए के अंडर में आईएईए को एक मॉनिटरिंग अथॉरिटी की तरह रखा गया था, जहां जिसके तहत आईएईए क्या करता था, अपने मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स वगैरह यूज़ करता था, सर्विलांस कैमरास यूज़ करता था, ताकि ईरान पे वो नज़र रख सके कि वो किसी भी तरीके का मतलब न्यूक्लियर वेपन डेवलप ना कर पाए। वो एक्सेस जो आईएईए के पास था वो अभी कट हो गया है। कहीं ना कहीं जो ट्रांसपेरेंसी मेजर्स थे वो भी सस्पेंड हो चुका है। ठीक है, एक काइंड ऑफ मतलब यूरेनियम के जो ट्रेसेस मिले हैं कुछ अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर साइट्स में ईरान के, उसका हमें कोई भी किसी भी तरीके का एक्सप्लेनेशन मिला नहीं है। और क्योंकि ईरान ने मतलब कोऑपरेशन सस्पेंड कर दिया है, तो उन्होंने किसी भी तरीके का एक्सप्लेनेशन देने से भी डिक्लाइन कर दिया है। उन्होंने बोला है कि नहीं, हम इस पर किसी भी तरीके का कोई भी एक्सप्लेनेशन देंगे नहीं। ठीक है, इस डिसीजन से मतलब अगर आईएए के मतलब अथॉरिटी तो कहीं ना कहीं कम हो ही गई है, बट यूएस और ईयू ने भी कहीं ना कहीं ईरान का जो ये स्टेप है इसको क्रिटिसाइज भी किया है। तो अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो ये कहीं ना कहीं एक
ग्लोबल लेवल पे एक ग्लोबल टेंशन क्रिएट किया हुआ है। जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बोला था, ये एक ग्लोबल टेंशन क्रिएट कर दिया है। ग्लोबल डिप्लोमेसी में एक कहीं ना कहीं एक टेंशन क्रिएट हो गया है। ठीक है। ईरान का ये डिसीजन लेने के पीछे क्या क्या रीजंस रहा होगा, चलिए उस पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले ये होगा कि आईएईए का जो रेजोल्यूशन था उसके अगेंस्ट में ये रिटेलिएशन रहा होगा। ईरान का जो है, जो आईएईए ने जो सेंशर्स लगाए थे, ईरान ने मतलब उसको एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड सेंशर मतलब परसीव कर लिया है, जिसके चलते उन्होंने अपना कोऑपरेशन हटा लिया है। नेक्स्ट, जेसीपीओए के अंडर में बहुत सारे मतलब बोला जा रहा था, अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी होगी, यूएस ने जब ईरान पर अटैक कर दिया था, वहाँ पे हमने ये मेंशन करा था कि मतलब ईरान को ये दिखाने के लिए, हो सकता है यूएस ने ये दिखाने के लिए मतलब अटैक किया हो कि हम किसी वॉर के फेवर में नहीं है, आप लोग डिप्लोमेसी के टेबल पे आइए और प्रॉपर बातचीत करिए और उस हिसाब से आप आगे बढ़िए, वॉर कोई सोल्यूशन नहीं है। बट इन रिवाइवल टॉक्स पर कहीं ना कहीं डेडलॉक क्रिएट हो गया है। रिपीटेड यूएस सैंक्शंस और किसी भी तरीके का डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू लैक कर गया और इस वजह से ईरान ने ये डिसीजन लिया है। नेक्स्ट, डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंसिडरेशंस, इरानियन गवर्नमेंट इज अंडर प्रेशर टू अपीयर स्ट्रॉन्ग। कुछ भी हो जाए, ऑब्वियस सा बात है, किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट के ऊपर ये तो एक प्रेशर बना रहेगा ना कि आपके ऊपर इतना सब कुछ अगर हो रहा है, कम से कम आप स्ट्रॉन्ग आप अपीयर करो ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल स्टेज पे। तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर डेवलप हो रहा था ईरान के गवर्नमेंट के ऊपर। भले ही उनके ऊपर कई तरीके की इकोनॉमिक और इकोनॉमिक हार्डशिप फेस करने पड़ रहे थे, पब्लिक डिसैटिस्फैक्शन फेस करना पड़ रहा था, बट स्टिल उन्होंने मतलब अपने आप को स्ट्रॉन्ग शो करने के लिए भी हो सकता है उन्होंने ये डिसीजन लिया हो। एंड लास्टली, जितने भी वेस्टर्न प्रेशर है, उस वेस्टर्न प्रेशर हो गया या मतलब जो भी उनके ऊपर सैंक्शंस वगैरह लगाए जा रहे थे, उसको रेजिस्टेंस शो करते हुए और अपना रीजनल इंडिपेंडेंस सिग्नल करते हुए उन्होंने ये स्टेप लिया होगा। ठीक है। अगर मैं इम्प्लीकेशंस की बात करूं तो सबसे पहला इम्प्लीकेशन स्टेप का तो ये होगा कि ग्लोबल सिक्योरिटी लेवल पर जो न्यूक्लियर प्रोग्राम रहेगा ईरान का, उससे रिलेटेड जितनी भी ट्रांसपेरेंसी अभी तक हमारे पास थी वो अभी रिड्यूस हो चुकी होगी। तो जो ये न्यूक्लियर वेपनाइजेशन का जो एक डर रहा है, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज हो या फिर इसराइल का केस हो या कोई भी दूसरी कंट्री हो, तो उनके अंदर ये जो डर है कि वो लोग अपना खुद का न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लेंगे, तो इस डर के चलते जो एक ट्रांसपेरेंसी बनी हुई थी आईएए के चलते, वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑब्वियस सा बात है, जो आईएईए का जो एबिलिटी था, जो अथॉरिटी थी, वो कहीं ना कहीं लिमिट हो चुकी है। मिडिल ईस्ट रीजन की अगर मैं बात करूँ तो ये कहीं ना कहीं इज़राइल और दूसरी गल्फ कंट्रीज़ के साथ एक टेंशन एस्केलेट करने का भी पोटेंशियल रखती है और उस रीजन में एक डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट कर सकती है, जो ऑलरेडी एक वॉलेटाइल रीजन बना हुआ है। आपको पता होगा पिछले 1-1.5 साल में वो रीजन काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहा है, चाहे हम लोग हमस और गाज़ा वाला इशू ले ले, इसराइल ईरान का मसला ले ले, लेबनान का मसला ले ले, तो ये सब कुछ मतलब कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड जैसा था और वो ऑलरेडी एक वॉलेटाइल रीजन है। और इस स्टेप के चलते कहीं ना कहीं और ज़्यादा डिस्टेबलाइजेशन होने के चांसेस बन रहे हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के लिए एक स्ट्रैटेजिक बैलेंस मेंटेन करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बिकॉज इंडिया, अगर मैं बोलूँ तो इंडिया का ईरान और यूएस दोनों के साथ डिप्लोमेटिक टाइज है और इस तरीके का टेंशन जनरेट होने का मतलब है इंडिया के लिए ये बैलेंस मेंटेन करने में और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बनना या फिर चैलेंजेस फेस करना। नेक्स्ट, एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड
वेस्ट एशिया, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बोला हुआ है कि वेस्ट एशिया का जो रीजन है और मिडिल ईस्टर्न या गल्फ कंट्रीज़ का जो रीजन है वो इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब एसेंशियल है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ की अगर मैं बात करूँ, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ है अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से इंडिया का लगभग 50% क्रूड ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। पूरे मिडिल ईस्टर्न रीजन से इंडिया मैक्सिमम अपना ऑयल इंपोर्ट लेता है, तो वहाँ पे किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट होना या किसी भी तरीके का अनस्टेबिलिटी आना इंडिया के एनर्जी इंपोर्ट्स को कहीं ना कहीं हैम्पर ज़रूर करेगा। ऑयल इंपोर्ट्स का हैम्पर होना यानी कि ऑयल का मार्केट में रेट इंक्रीज होना, जिसके चलते इंडिया में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ना। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज होना, जिसके चलते जो हमारे जितने भी सारे चीज़ें हैं, चाहे वो आपकी बेसिक सब्जियां ही क्यों ना हो, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज होगा, जिसका एंड रिजल्ट ये रहेगा कि जो आम आदमी होगी उन लोगों को ये महंगे दामों में बेचा जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये हमारी इकोनॉमी पे भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करने के चांसेस रखते हैं। नेक्स्ट, चाबहार पोर्ट। आप सभी को पता है कि ईरान का जो चाबहार पोर्ट है, अब यहाँ पर ईरान का जो चाबहार पोर्ट है, आप सबको पता है कि इंडिया ईरान के साथ जो चाबहार पोर्ट है उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो मतलब अगर मैं बोलूँ तो ये कहीं ना कहीं एक ऑल्टरनेट रूट बनाने की कोशिश कर रहा था इंडिया टू द मिडिल ईस्टर्न रीजन। हम सभी को पता है कि अरेबियन सी में सबसे पहले अगर कोई लगता है तो वो पाकिस्तान है, और वाया पाकिस्तान ही हम लोग अफगानिस्तान जा सकते हैं और बाकी जितने भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है वहाँ तक जा सकते हैं, जिसके चलते इंडिया के ट्रेड में कुछ प्रॉब्लम्स आने की चांसेस बन रहे थे, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है पिछले कुछ टाइम से। आप सभी को ये चीज़ पता होगा, तो इसीलिए ईरान के साथ हम लोगों ने चाबहार पोर्ट का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जहाँ पे चाबहार पोर्ट को एक काइंड ऑफ ऑल्टरनेट कनेक्टिविटी रूट की तरह डेवलप करने की बात चल रही थी, ताकि इंडिया को विदाउट गोइंग टू पाकिस्तान मिडिल ईस्ट का जो मार्केट है, जो रीजन है, उसको हमको एक्सेस मिल सके। तो क्योंकि ईरान अगर इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है तो कहीं ना कहीं ये जो कनेक्टिविटी प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं डिले होगा, जिसके चलते इंडिया को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रोलिफरेशन से रिलेटेड कुछ इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स और एग्रीमेंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला। नेक्स्ट है कॉम्प्रहेंसिव सेफगार्ड एग्रीमेंट्स अंडर IAEA। नेक्स्ट, एडिशनल प्रोटोकॉल्स फॉर इंट्रूसिव इंस्पेक्शंस। और लास्टली 2015 में जो साइन हुआ था JCPOA। वैसे तो P5+1 मेंबर्स के बीच में ये साइन हुआ था, बट US ने 2018 में प्रेसिडेंट ट्रम्प के रहते वक्त इसमें से विड्रॉ कर लिया था, जिसके चलते ईरान को काफ़ी सारे सैंक्शंस झेलने पड़े थे। ठीक है, अगर इस पूरे वीडियो को मैं कंक्लूड करूँ तो फिर बोला जाए कि ईरान का जो ये डिसीजन था कि IAEA को वो अपना कोऑपरेशन जो है वो सस्पेंड कर ले, तो ये कहीं ना कहीं एक ग्लोबल न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन का जो एफर्ट है उसमें एक सीरियस सेटबैक रहेगा। ठीक है, इसके साथ साथ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का जो फ्रेजाइल नेचर है उसको भी कहीं ना कहीं अंडरस्कोर करेगा। एंड जो सबसे अर्जेंट नीड है वो ये है कि हम लोग एक कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट डेवलप करें, ताकि रीजन में, किसी भी रीजन में पीस इंश्योर हो सके, और स्पेशली जो जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव रीजन्स है वेस्ट एशिया जैसे। ठीक है, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया के लिए सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि वो एक बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो करे, एक प्रैग्मेटिक अप्रोच फॉलो करे, ताकि वो अपना नेशनल इंटरेस्ट भी सेफगार्ड कर सके, एंड एट द सेम टाइम बाकी जो हमारे कंट्रीज़ है जैसे ईरान हो गया, US हो गया, उसके साथ भी हम लोगों का जो भी मतलब हमारे जो रिलेशंस है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, उसको मतलब मेंटेन करके रख सके। ठीक है,
थोड़ा सा अगर हम लोग यूपीएससी या फिर एपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अगर देखें तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये आपकी प्रीलिम्स करंट पार्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। प्रीलिम्स में स्टैटिक आईआर से तो वैसे क्वेश्चन आता नहीं है, बट हाँ करंट अफेयर्स में ये आपका हेल्प कर सकता है। जैसे आईएईए का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वियना ऑस्ट्रेलिया में है। प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल कौन है आईएईए के, जो कि है राफेल ग्रॉसी। 2025 के हिसाब से मैं बोल रही हूँ, आप लोग थोड़ा सा बैक भी देख लीजिएगा कि कौन पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, इनके प्रेडिसेसर कौन थे, ठीक है। जेसीपीओए के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, नॉन प्रोलिफरेशन टीजी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, एंड चाबहार पोर्ट। इसका आपको दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो क्या अग्रीमेंट साइन हुआ था ईरान और इंडिया के बीच में, ये कहाँ तक आगे बढ़ा है, क्या इसका डेवलपमेंट है वो, एंड इसका लोकेशन भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा ईरान में, मतलब मैपिंग, ठीक है। ये दो पर्सपेक्टिव से आपको चाबहार पोर्ट को देखना पड़ेगा। अगर मैं मेंस के पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में हुआ क्या है, कि ईरान ने आईएईए के साथ कॉपरेशन क्यों सस्पेंड किया। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, वो सब आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में इंसर्ट कर सकते हैं। क्यों मैटर कर रहा है, क्योंकि ग्लोबल न्यूक्लियर ओवरसाइट कहीं ना कहीं ये वीकन डाउन कर रहा है। और अगर इंडिया के एंगल की बात करूँ तो ये हमारे डिप्लोमेसी को अफेक्ट करने के चांसेस रखता है, एनर्जी सिक्योरिटी को अफेक्ट करने के चांसेस रखता है, और चाबहार पोर्ट का जो डेवलपमेंट है उसको अफेक्ट करने के चांसेस रखता है। तो आपका यूपीएससी मेंस का जो पेपर नंबर 2 है, जीएस पेपर 2, उसका इंटरनेशनल रिलेशंस का जो पार्ट है उसमें GS3 के सिक्योरिटी के सेगमेंट में, और अगर आप लोग यूपीएससी के मेंस अपेयर कर रहे हैं तो वहाँ का PSIR ऑप्शनल का पेपर 2, ये टॉपिक आपका इन सारे पार्ट्स में आपको हेल्प करेगा। एक मेंस क्वेश्चन है, एक मेन सैम्पल मेंस क्वेश्चन है जो आप लोग घर पे अटेंड करने की कोशिश कर सकते हैं। द वीकनिंग ऑफ multilateral nuclear agreements such as JCPOA reflects the challenges of global governance in 21st century, discussed in the context of Iran's suspension of cooperation with the IAEA। 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है, आप लोग इसे ज़रूर से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आपको अभी पता है कि ईरान का न्यूक्लियर इशू क्या है, और ये सिर्फ एक न्यूज़ नहीं बल्कि आपके लिए एक यूपीएससी टॉपिक के लिए होगा। फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू इंडिया स्टैंड्स, ये सिलेबस का मल्टीपल एरिया जो है वो कवर करता है। सो अगर आपको इसी तरीके का एनालिसिस चाहिए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप नीचे अपने व्यूज़ भी हमें कमेंट कर सकते हैं। क्या हमें वेस्ट एशिया को और डीपली कवर करना चाहिए हमारे आगे के वीडियोस में? अगर आप चाहते हैं कि हम और ऐसे वीडियोस लेकर के आए तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। एंड कीप वॉचिंग फॉर मोर यूपीएससी स्मार्ट कंटेंट्स मेड फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।